हे गाइस, वेलकम टू एचएस डिफेंस एकेडमी। मैं हूं महेंद्र सिंह राठौर। नाउ क्या है ओपन स्काई संधि? जिस संधि की वजह से कई युद्ध होने से रुके हैं, जिस संधि ने कई देशों को परमाणु हथियारों को बढ़ाने से रोका है, जिस संधि ने कई देशों के बीच में जो एक अपनेपन, जो विश्वास की डोर है उसको बनाए रखा है। लेकिन यहां पर ऐसा क्या हुआ जो अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संधि से, ओपन स्काई संधि से अपना हाथ खींच लिया? और साथ ही इसका क्या असर होगा विश्व पर, इसका क्या असर होगा भारत पर? इसके अलावा कई और क्वेश्चन है जिसके आंसर मैं आपको बिल्कुल दूंगा। लेकिन इससे पहले जितने भी नए एस्पिरेंट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि एचएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले विथ बेल आइकन, ताकि उन्हें आगे भी नए टॉपिक्स पर वीडियोस मिलते रहें। चलिए देखते हैं ओपन स्काई संधि क्या है। देखिए, इस संधि का प्रस्ताव सबसे पहले 1955 में अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने आपसी हवाई अवलोकन के लिए, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एयर ऑब्जर्वेशन की अवधारणा से 1955 के जिनेवा सम्मेलन के सोवियत प्रीमियर निकोलाई बुल्गनी को प्रस्तावित की थी। अब यहां पर यूएसएसआर ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। अब यहां पर ड्वाइट आइजनहावर को यह संधि लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, 19 से लेकर के अभी तक कई युद्ध हो चुके थे। अब 1950 टू 1960 यानी कि जो नया दौर स्टार्ट हो रहा था, यहां पर कई देशों को यह डर था कि कई जो दूसरे देश है वो उन पर निगरानी करते हैं हवाई जो क्षेत्र है उसके जरिए। अब इसको देखते हुए यहां पर जो आइजनहावर है उन्होंने कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की। देखिए, यहां पर उन्होंने सम्मेलन में यह कहा कि क्यों ना हम जितने भी देश है, जो पड़ोसी देश है या फिर अन्य देशों के साथ, हम लोग मिलकर के एक दूसरे के जो क्षेत्र हैं उन पर हवाई निगरानी कर सकते हैं, और वो भी एक दूसरे की मर्जी के साथ में। अब यहां पर आइजनहावर ने क्या कहा कि इसके तहत यहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो प्रतिद्वंदी देश है वो अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाने के लिए एक बार सोचेगा। यहां पर कहीं ना कहीं व्यक्ति के युद्ध नीति के बारे में, उसके परमाणु हथियार को बढ़ाने के जो नजरिए है उसमें बदलाव किया जा सकता है, और इसके तहत कई युद्धों को रोका जा सकता है। मतलब कि होगा क्या कि एक देश दूसरे देश को यहां पर इजाजत देगा कि वो चाहे तो मेरे यहां पर आकर के हवाई निगरानी कर सकता है, जिसके तहत वो ये दे सकता है कि कहीं इनके यहाँ पर युद्ध की तैयारी तो नहीं चल रही है, या फिर ऐसा कोई परमाणु हथियार तो नहीं बनाया जा रहा है जो कि आगे जो है प्रतिद्वंदी के तौर पर यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक विश्वास को बढ़ाने के लिए इस संधि को लेके आया गया, जिसके तहत एक देश दूसरे देश पर निगरानी कर सकता था। नाउ अब इस संधि को, इस ट्रीटी को 1955 के जो जिनेवा सम्मेलन है उसमें नहीं माना गया। तो फिर क्या ये संधि नहीं मानी गई बाद में? नहीं, इस संधि पर यहां पर आखिरकार 1992 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश के जो प्रयास है उसके तहत यहां पर इस संधि पर 24 मार्च को फिनलैंड के हेलसिंकी में इस पर हस्ताक्षर हुए, और 2002 के बाद से इस पर प्रॉपर तरीके से अमल किया गया। देखिए, डेफिनेटली इससे युद्ध की नीतियों में भी बहुत फर्क पड़ता है, और साथ ही साथ एक विश्वास क्रिएट होता है, जिससे एक जो कंट्री है वो दूसरे कंट्री के खिलाफ कुछ कर ही नहीं पाएगी अगर दोनों ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे पर अगर नजर रखते हैं और एक दूसरे की रिपोर्ट्स को साझा करते हैं। अब यहाँ पर जो डिफेंस डाटा होता है या फिर जो भी निगरानी के तहत जो रिपोर्ट आती है वो दोनों जो देश होते हैं वो आपस में शेयर जरूर करते हैं, तो इसके तहत एक विश्वास क्रिएट होता है। तो डेफिनेटली इसका मकसद यहाँ पर सदस्य देशों को एक दूसरे के वायु क्षेत्र में निगरानी के लिए उड़ान की अनुमति देना है, ताकि उनमें आपसी विश्वास मजबूत हो सके। तो ये संधि जो है सबसे व्यापक हथियार नियंत्रण प्रयासों में से एक मानी जाती है, ध्यान रखिएगा, जिससे सैन्य बलों के बीच में पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होती है, खुलेपन का माहौल क्रिएट होता है। और वहीं जिसके तहत यहाँ पर इस संधि को लगभग 34 कंट्रीज ने हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका, रूस, कनाडा, स्पेन, कई बड़े देशों ने इस संधि को सपोर्ट किया है, इस संधि के साथ में जुड़े हैं। अब देखिए, सिलसिलेवार अगर मैं आपसे बात करूं तो इस संधि पे हस्ताक्षर करने वाले जो देश हैं, बेलारूस, बेल्जियम, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क विथ ग्रीनलैंड, और वहीं एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जॉर्जिया, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, कजाकिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रूसी संघ, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, तुर्की, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, इन सभी कंट्रीज ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन किर्गिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने इस संधि की पुष्टि नहीं की है। तो यहां पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा यूरोपियन जो देश है उन्होंने इस संधि को माना है।
अब देखिए, इस संधि के तहत डेफिनेटली एक देश दूसरे देश को अनुमति देता है कि वो उसके क्षेत्र में जाकर के हवाई निगरानी कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखिएगा आप, कि इस संधि के तहत जो भी डाटा इकट्ठा होता है वो आपस में शेयर किया जाता है, और साथ ही साथ अगर दूसरी जो सदस्य देश हैं जो इस डाटा को चाहे तो खरीद भी सकते हैं। इसके तहत जितनी भी रणनीतिक जो कार्य हैं वो एक साथ मिलकर के किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो कई स्पाई प्लेन्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं। स्पाई प्लेन इज कॉल्ड, जो निगरानी के लिए जो प्लेन यूज किए जाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो प्लेन कौन कौन से हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर अमेरिका ने USAF बोइंग OC-135B का यूज किया है। वहीं कनाडा ने C-30 हरक्यूलिस विमान का यूज किया है एक दूसरे की कंट्रीज पर निगरानी के लिए। और इन प्लेन्स में एक स्पेसिफिक सेंसर होता है जिसके तहत यहाँ पर किसी भी परमाणु हथियार के बारे में या फिर जो भी रिक्वायर्ड डाटा चाहिए उनको, वो उसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके अलावा रूस जो है वो एंटेनोवा N-30 का यूज करता है निगरानी के लिए। रूस जो है Tu-154M ON भी यूज करता है यहाँ पर, ये निगरानी के लिए बहुत ही अच्छे विमान माने जाते हैं। और स्वीडन साब 340 विमान का यूज करता है। जर्मनी एयरबस 319 का यूज करता है। और लॉन्ग रेंज P-8I एयरक्राफ्ट जो है वो रूस भी यूज करता है, और साथ ही साथ आपका इंडिया भी यूज करता है निगरानी के लिए। वहीं AN-32 एयरक्राफ्ट का यूज भी यहाँ पर इंडिया भी करता है, रूस भी करता है। तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने यहाँ पर अलग अलग टाइप के प्लेन्स का एक टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया है। और साथ ही साथ देखा जाए तो कई कंट्रीज मिलकर भी एक प्लेन का यूज कर लेती है और डाटा अपना शेयर कर लेती है। इसके अलावा कई कंट्रीज अगर उनके पास प्लेन नहीं होते हैं तो वो एक दूसरे को प्लेन रेंट पर देते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो पूरा खर्चा आता है उसको ये कंट्रीज आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेती है। सो ये एक पूरा रणनीतिक प्रोजेक्ट होता है जिस पर कई देश मिलकर के काम करते हैं। लेकिन अब अमेरिका क्यों ओपन स्काई संधि से हटना चाहता है? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 मई 2020 को यह घोषणा किया कि अमेरिका ओपन स्काई संधि, ओपन स्काई ट्रीटी से अलग हो रहा है। ओपन स्काई संधि को लेकर अमेरिका का फैसला जो है वो 6 महीने के एनालिसिस के बाद निकला है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सडनली ये ट्रम्प का फैसला है। देखिए, इसके पीछे बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है, उसके बाद कोई फैसले लिए जाते हैं। तो यहाँ पर 6 महीने एनालिसिस किया अमेरिका ने, उसके बाद इसमें अधिकारियों ने पाया कि रूस ने कई बार इस संधि का पालन नहीं किया है। इसको देखते हुए यहाँ पर अमेरिकन राष्ट्रपति ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया है। और अमेरिकन जो राष्ट्रपति है उन्होंने क्या कहा कि रूस ने इस संधि में अपनी जिम्मेदारियों को पालन नहीं किया है। अमेरिका का यह भी दावा है कि क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा करने के इरादे से रूस ने इस क्षेत्र में एक ओपन स्काईज रिफ्यूलिंग एयरफील्ड भी बनाया हुआ है। इसके अलावा अमेरिकी अधिकारियों ने यहां पर कहा कि रूस लगातार अमेरिकी और यूरोपीय क्षेत्र में अपनी उड़ानों का इस्तेमाल संवेदनशील अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान करने के लिए कर रहा है, जिसे कि युद्ध में और युद्ध की स्थिति में निशाना बनाया जा सके। अब देखिए, अमेरिका का इस संधि को तोड़ने का असर क्या होगा। डेफिनेटली अगर अमेरिका इस संधि से निकलता है तो फिर ऐसी स्थिति में रूस अपनी उड़ानें जो है अमेरिकी वायु क्षेत्र में नहीं कर पाएगा, और यहां पर इसके साथ ही रूस भी इस समझौते से हटने की डेफिनेटली सोचेगा। और फिर अन्य सदस्य भी ऐसी स्थिति में कई देश जो हैं वो रूसी उड़ानों के लिए अपने आकाश को बंद कर सकते हैं। इससे पूरे यूरोपीय क्षेत्र की सुरक्षा डेफिनेटली प्रभावित होगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आने वाले समय के लिए। यहाँ पर जो 34 देश हैं वो डेफिनेटली अमेरिका के जाने के बाद में यहाँ पर इस संधि से अलग होने की कोशिश कर सकते हैं, खासतौर पर रूस, जिसको इस संधि ने ही कहीं ना कहीं बांधे रखा था। अब यहाँ पर होगा क्या, ये समय बताएगा। और यहाँ पर अमेरिका का ओपन स्काई संधि से बाहर होना, इस कदम को कई ऑर्गेनाइजेशंस ने, कई देशों ने यहाँ पर गलत बताया है, और साथ ही इसका बहुत बुरा परिणाम हो सकता है, इसके संकेत दिए हैं। देखिए, यहाँ पर नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि ओपन स्काई संधि के सभी हस्ताक्षरित पक्षों को अपने वचन का पालन करना चाहिए। और वहीं जर्मनी के विदेश मंत्री हेइको मास ने भी यहाँ पर अमेरिका के इस कदम, इस फैसले का कहीं ना कहीं विरोध किया है। और वहीं चीन के विदेशी प्रवक्ता चाओ ली चिन ने भी 22 मई को कहा कि चीन भी अमेरिका के ओपन स्काई संधि से हटने के फैसले से खेद प्रकट करता है। और चीन ने यहाँ पर यह तक कहा कि अमेरिका ने शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, अमेरिकन फर्स्ट और एक तरफावाद की जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी ऑफ यूनिलिटरलिज्म के मुताबिक अनेक अंतर्राष्ट्रीय वादों से मुकर गया है, अनेक अंतर्राष्ट्रीय वादों को यहाँ पर नहीं माना है। अमेरिका का यह कदम क्षेत्रीय सैन्य पारस्परिक जो विश्वास है और संबंधित जो क्षेत्र है उसमें सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए डेफिनेटली अनुकूल नहीं होगा। यहां तक चीन ने अमेरिका के इस फैसले के खिलाफ
जो है कहा है। और वहीं ट्रंप इस फैसले के बाद हो सकता है कि अमेरिका जो है 2010 की जो अमेरिका और रूस के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, उसको भी तोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर न्यू स्टार्ट संधि जो है वो अगले साल 2021 फरवरी में खत्म हो रही है। अब देखिए, इस संधि के तहत अगर देखा जाए तो हथियारों की तैनाती को ये संधि सीमित करती है। इस संधि के तहत अमेरिका और रूस अपने अपने 1500 से 50 जो ज्यादा रणनीतिक परमाणु हथियार है उनकी तैनाती नहीं कर सकता है। अब ये संधि जो है 2021 में खत्म हो रही है, तो मे भी पॉसिबल ट्रंप इस संधि को आगे बढ़ा भी सकता है और नहीं भी। लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पर ट्रंप ने न्यू स्टार्ट संधि के स्थान पर एक दूसरी संधि लाने का एक प्रस्ताव रखा था, और इस परमाणु हथियार पर नियंत्रण की संधि में वे चीन को भी लाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर चीन ने इस संधि प्रस्ताव को मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। और वहीं अगर चीन की बात करूं तो चीन के पास भी 300 से ज्यादा परमाणु हथियार है, तो डेफिनेटली ये सुपर पावर्स अगर मिल जाती हैं और इस संधि के तहत काम करती है तो ये अच्छा ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पर अमेरिका और रूस की ये संधि टूटती है तो ये कोई खास सकारात्मक संकेत नहीं है। अब मैं अगर भारत की बात करूं तो भारत ओपन स्काई संधि का सदस्य नहीं है। इस संधि में शामिल ज्यादातर देश उत्तर अमेरिका, यूरोप में और पश्चिम एशिया के हैं जो कि इस संधि को हस्ताक्षर किए हैं। और भारत में अगर देखा जाए तो भारत में एक ऐसी संधि जापान के साथ की गई है। भारत और जापान ने वर्ष 2017 में ओपन स्काई संधि जैसी ही एक संधि यहां पर हस्ताक्षर की है। भारत ने राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत 2016 के अनुरूप ही इस संधि पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो यहाँ पर ओपन स्काई संधि जो है वो भारत और जापान के बीच में विश्वास की डोर के तहत काम कर रही है। लेकिन अमेरिका ने जो किया है, अमेरिका ने जो इस संधि से हाथ जो है खींचा है, जिसकी वजह से डेफिनेटली यूरोपीय देशों के बीच में और उत्तरी अमेरिकन जो देश है उनके बीच में विश्वास में कमी डेफिनेटली आएगी। ये थी पूरी संधि के बारे में आपको जानकारी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि मेरा फ्री एजुकेशन रिवॉल्यूशन का जो मिशन है वो पूरा हो। तो यहाँ पर मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट कई बच्चों को मेरी सर्विस मिले और साथ ही साथ उनकी अपनी एग्जामिनेशन में हेल्प हो। अब यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और रिक्वायर्ड और नीडी जो स्टूडेंट है उन तक ये वीडियो पहुँचाएं। और अगर अभी तक किसी भी नए एस्पिरेंट्स ने एचएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे भी नए वीडियोस मिलते रहें। साथ ही आप फ्री पीडीएफ के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। इसके अलावा आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल्स हैं, नोट्स है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। प्लीज आप मुझे वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं विद द नेम ऑफ महेंद्र सिंह राठौर। थैंक यू सो मच। महेंद्र सिंह राठौर। जय हिंद।